बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस पॉडकास्ट में हम इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट और इशुएंस के हवाले से जो है डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसकी अगर डुप्लिकेट इशुएंस हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और पेमेंट के टाइम पे या कैंसिलेशन के टाइम पे, रिफ़ंड के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हम CDR को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे CDR इशू करना है किसी अकाउंट से, यानी कि सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लें कि हमारे पास दो तरीके की इशुएंस होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। एक, वो किसी अकाउंट को डेबिट करके इशू किया जा रहा है, या तो फिर वो कैश रिसीव करके इशू किया जा रहा है, यानी कि कोई वॉक इन कस्टमर आता है तो वो कैश में इशू करवा सकता है, जबकि अगर कोई हमारा अकाउंट होल्डर आता है तो वो अपना चेक लेकर के आता है और अपना चेक डेबिट करवाता है और उससे इंस्ट्रूमेंट बनवा लेता है। यहाँ पर ये भी मेंशन करता चलूँ कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस के तहत जो चार्जेस होते हैं दोनों तरीके के, कैश और अकाउंट, इन दोनों के डिफरेंट होते हैं। कैश के जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और अगर आप अकाउंट डेबिट करवा करके अपना इंस्ट्रूमेंट बनवाते हैं तो उसके चार्जेस कम होते हैं। CDR की हम बात कर रहे थे। CDR को अगर मुझे अकाउंट के थ्रू इशू करवाना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें मैं एक चेक रिसीव करूँगा। ठीक है जी, चेक जो मैं रिसीव करूँगा उसमें पे की जगह जो है वो बैंक का नाम आएगा, जिस बैंक को ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट के लिए, या जिस बैंक को बेसिकली आप एम्पावर कर रहे हैं कि वो आपका अकाउंट डेबिट करके जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट कर सके। बाकी चेक की दूसरी चीज़ें भी जो है वो स्क्रूटनी होगी, जो हमने बिल्स एंड क्लियरिंग में पढ़ी हैं। अमाउंट होगी, उसकी अमाउंट उतनी अमाउंट का चेक होगा जितने अमाउंट का आपका इंस्ट्रूमेंट बनना है। बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके चेक के थ्रू जब डेबिट करेगा तो चार्जेस ऑटोमेटिकली उसके आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। अच्छा, चेक के साथ साथ मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट का, मैं वो भी रिसीव करूँगा। हर बैंक का डिफरेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें भी साइन होंगे कस्टमर के, और उसमें पूरी डिटेल्स फिल हुई हुई होंगी, जिसमें बेनिफिशियरी की डिटेल होगी, एप्लीकेंट की डिटेल होगी, और थोड़ी बहुत KYC होगी, और जो जिस बंदे का अकाउंट है उसके सिग्नेचर्स होंगे। सिग्नेचर्स शुड मैच विद द SS कार्ड। दोनों चीज़ों के ऊपर जो सिग्नेचर्स होंगे, चेक के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर, वो आपके SS कार्ड से मैच करने चाहिए। देन हर बैंक के अपने पॉलिसीज़ होते हैं अमाउंट के हवाले से। अगर आपकी अमाउंट जो है वो थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर रही है तो फिर आप कॉल बैक इन्फॉर्मेशन करेंगे। कॉल बैक इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद आप अकाउंट चेक करेंगे कि आया अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हैं जितने अमाउंट का जो अकाउंट होल्डर है वो इंस्ट्रूमेंट बनवाना चाह रहा है। अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो फिर आप सिस्टम में एंट्री कर देते हैं अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में, और एंट्री करने के बाद आपका जो ऑथोराइज़र होता है उसे ऑथोराइज़ करता है। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 2 IBS होल्डर्स के साइन होते हैं। IBS होल्डर्स जो हैं वो इंटर बैंक सिग्नेचर आपके ऑथोराइज सिग्नेटरीज होते हैं, जो बैंक के बिहाफ पर आपके जो इंस्ट्रूमेंट उसको साइन कर सकते हैं। ठीक है जी। देन ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई अकाउंट होल्डर के थ्रू अकाउंट होल्डर बनवाने आता है आपका, तो अपना इंस्ट्रूमेंट इस तरह से वो बनवा सकता है। देन द सेकंड प्रोसेस बेसिकली CDR इशुएंस थ्रू कैश के थ्रू अगर वो CDR इशुएंस के लिए आता है आपके पास, तो वो नेम स्क्रीनिंग करते हैं आप एक उसकी कंप्लाइंस लिंक के थ्रू, जिसमें आप बेसिकली कस्टमर की जो स्क्रीनिंग होती है वो चेक कर रहे होते हैं कि आया वो कोई प्रोस्क्राइब्ड इंडिविजुअल तो नहीं है। बेनिफिशरी और आपका एप्लीकेंट दोनों जो है वो स्क्रीन होता है। आप फिर कैश रिसीव करते हैं। कैश रिसीव जब आप कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ उतनी अमाउंट रिसीव करते हैं जिसका इंस्ट्रूमेंट बनना होता है, बल्कि चार्जेस जो आपके कमीशन चार्जेस होते हैं और उसमें टैक्स भी ऐड करके, जो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब करदा टैक्स होते हैं, उसके थ्रू आप जो है कंप्लीट अमाउंट उससे रिसीव करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म पे जो आपके साइन होते हैं वो NIC से मैच करते हैं। वंस आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप कैश रिसीव कर लेते हैं, आप वेरीफाई कर लेते हैं सिग्नेचर को, तो फिर आप सिस्टम में एंट्री करते हैं। ये टेलर करता है क्योंकि ये कैश में रिसीव हो रहा होता है। टेलर अपने सिस्टम में एंट्री करता है, और उसका जो ऑथोराइज़र होता है वो उसको वेरीफाई करने के बाद डिटेल्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वेरीफाई करने के बाद प्रिंट आउट निकाल देता है ऑथोराइज़ करके, और उसमें फिर 2 ऑथोराइज सिग्नेटरी साइन कर लेते हैं। ये आपका जो प्रोसीजर है कैश के थ्रू CDR इशुएंस का यहाँ पे कंप्लीट होता है।
देन जनाब एक सिनेरियो हमारे पास ये आता है कि हमें सीडीआर इशू करना है, लेकिन जो हमारा अकाउंट होल्डर है वो इलिटरेट की कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। ठीक है जी, तो उसके लिए कुछ रिक्विजिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलिटरेट अकाउंट होल्डर जो है वो पेरेंट ब्रांच विज़िट करेगा। ठीक है जी, और किसी लिटरेट विटनेस को अपने साथ अकम्पनी करेगा। दो चीज़ें मेंशन्ड हैं यहाँ पे। एक तो पेरेंट ब्रांच विज़िट करेगा, जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है उस ब्रांच को विज़िट करेगा। वो किसी ऑनलाइन अकाउंट में नहीं, ऑनलाइन ब्रांच में नहीं जा सकता, किसी और ब्रांच में अपने बैंक की नहीं जा सकता। उसके साथ साथ वो विटनेस अपने साथ लेके जाएगा जो कि लिटरेट होगा। ठीक है जी, नोन टू हिम। देन जो उसके साथ लिटरेट विटनेस जा रहा होगा, बैंक का जो स्टाफ होगा वो उसको वर्बल वेरीफाई करेगा, और अपने जो चेक के पर्टिकुलर्स हो गए और रिक्वेस्ट फॉर्म के जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो उसे वेरीफाई कर देगा, उनको डिटेल्स जो है वो फराहम कर देगा। और उसके साथ साथ जो इलिटरेट अकाउंट होल्डर है वो फिर अपने दोनों थंब इम्प्रेशन जो हैं वो चेक के ऊपर और जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर वो इम्फेस कर देगा बैंक ऑफिशियल के सामने। बैंक ऑफिशियल जो है वो चेक को साइन ऑफ करेगा। ठीक है जी, ये बेसिकली इस बात की कंफर्मेशन होगी कि उसके सामने जो है वो चेक के ऊपर इन्फेस किया गया है वो। और जहाँ तक विटनेस का ताल्लुक़ है वो राइटिंग में कंफर्म करेगा कि उसने तमाम पर्टिकुलर्स चेक के और एप्लीकेशन फॉर्म के अपने जो अकाउंट होल्डर उसके साथ आया था उसको कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। तो इसके लिए वो दोनों जो पेपर्स हैं, जैसे चेक के ऊपर भी और दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, चेक के ऊपर भी और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी साइन कर देगा, अपने साइन करके अपनी जो है वो विटनेस की वो कंफर्मेशन देगा ना। अगर लेट सपोज़ अगर कोई जॉइंट अकाउंट का केस आपके पास आता है कि कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं और उसमें तमाम मतलब लेट सपोज़ दो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं। एक अकाउंट है जिसमें दो पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों ने जॉइंट अकाउंट खोला हुआ है और दोनों इलिटरेट हैं, तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो इससे पहले अभी आपको डिस्कस किया गया है कि वो एक लिटरेट विटनेस लेकर के आएंगे और उसकी फिर विटनेस के साथ और उसके सामने जो प्रोसीजर हमने इससे पहले डिस्कस किया था सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा अगर दोनों इलिटरेट हैं। अच्छा जी, अब अगर दूसरा कंडीशन ये आ जाती है कि एक लिटरेट है और एक इलिटरेट है, तो इस सूरत में हमें जो है वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस देखनी पड़ेंगी। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? अगर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस आपकी ईदर और सर्वाइवर हैं तो सिग्नेचर जो है लिटरेट अकाउंट होल्डर का उसको नॉर्मल प्रोसीजर के तहत जो है वो हासिल किया जाएगा, और इस सूरत में आपको जो विटनेस की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी वहाँ पे। मतलब उसको फिर ईदर और सर्वाइवर किसी सूरत में जो लिटरेट कस्टमर है वो आकर के अपने पूरी इन्फॉर्मेशन करवा सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो विटनेस लेकर के आए। लेकिन अगर इलिटरेट कस्टमर आता है और लिटरेट के वो भी लेकर के आता है वो साइन शुदा फॉर्म, तो उसको फिर विटनेस को लेकर के आना पड़ेगा। दूसरा एक और एक सिनेरियो है जिसमें आप ये कह लें कि जो आपके एक लिटरेट है और एक इलिटरेट है, लेकिन आपकी जो वो है कंडीशन साइनिंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो जॉइंटली हैं, तो जॉइंटली के लिए फिर सिग्नेचर भी आपको रिक्वायर्ड होगा लिटरेट का, और इलिटरेट का जो थंब इम्प्रेशन भी रिक्वायर्ड होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे विटनेस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जॉइंटली बाय ऑल है और एक कस्टमर अगर आपका लिटरेट है तो वो लिटरेट जो है वो एज अ विटनेस या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए जो इलिटरेट है उसको यूज़ किया जाएगा। पेमेंट की अगर हम बात कर लें अब, कि अगर लेट सपोज़ हमने इशू कर दिया, उसने कस्टमर ने जो है वो ट्रांजैक्शन कर ली और जो उसकी काउंटर पार्टी थी उसने अपने अकाउंट में चेक जमा कराया, इंस्ट्रूमेंट जमा कराया, वो आपके पास अगर पेमेंट के लिए आया या अगर आपके काउंटर पे पेमेंट के लिए आता है तो आप इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करेंगे, उसकी सिक्योरिटी फ़ीचर्स को चेक करेंगे। ठीक है जी, आईवी लैंप में यूवी मार्कर से सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप सिस्टम में उसको चेक करेंगे। सिस्टम में जब उसकी एंट्री करेंगे तो आप सिग्नेचर्स मैच करेंगे, आईपीएस सिग्नेचर्स आपके जो हैं वो मैच करने चाहिए। और अगर वो क्लियरिंग में आपके पास होकर के आया तो आपने क्लियरिंग की सारी स्टैम्प्स देखनी है, डेट मैच करना है, इंडोर्समेंट चेक करनी है, वो स्पेशल क्लियरिंग हुई हुई है तो वो भी आपने इसको चेक करना है। जो डिटेल्स पर्टिकुलर्स हैं वो सिस्टम के साथ मैच करने चाहिए, वो आपने चेक करना है। अगर सारी चीज़ें ऑल इन ऑर्डर है तो आप सिस्टम में पोस्ट कर देंगे और उसको ऑथोराइज़ करने के बाद अकॉर्डिंगली पे ऑफ कर देंगे। हाउएवर अगर रिफ़ंड के लिए आपके पास आता है तो इशूइंग ब्रांच जहाँ से बेसिकली वो इशू किया गया था, अच्छा ये चीज़ मेंशन रखिएगा कि जिस ब्रांच से सीडीआर इशू किया जा रहा है
स्टेशनरी वाइज, क्योंकि सारी ब्रांचेस की डिफरेंट होती हैं, तो उसी ब्रांच से वो रिफ़ंड भी होगा। तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, मतलब ब्रांच ने बेसिकली सबसे पहले इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट आपके पास रिफ़ंड के लिए आया है वो आया, पे तो नहीं हुआ हुआ, तो उसको आप फिर अपने सिस्टम में, कोर बैंकिंग सिस्टम में उस इंस्ट्रूमेंट का स्टेटस चेक करेंगे। 3 तरह के स्टेटस हमारे पास होते हैं: इशू, लॉस्ट और पेड। ठीक है जी। इशू का मतलब अभी तक ये है कि आपने इशू तो कर दिया, लेकिन आपके पास वो पेड के लिए भी नहीं आया, या ना ही पेड हुआ है, ना ही उसने कहीं, कस्टमर ने कहीं से लॉस्ट मार्क करवाया हुआ है। तो जब आप ये स्टेटस चेक कर लेंगे, तो उसके बाद द परचेज़र इज़ द होल्डर ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स कि जो जिस बंदे ने आपसे बनवाया था वही आपके पास जो है वो रिफ़ंड के लिए आया हुआ है। आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही होती हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको डिस्चार्ज की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज इज़ के जिस बंदे के नाम पे बनवाया गया है वो आपको कंफर्मेशन दे कि उसने यूटिलाइज़ नहीं किया। अगर ये ऊपर जो मैंने आपको इससे पहले दोनों कंडीशंस बताई कि कोई डुप्लिकेट इंस्ट्रूमेंट जो है इशू नहीं हुआ हुआ, और जो परचेज़र है वो ख़ुद ही आया, तो डेफिनेटली आपको उस सूरत में ज़रूरत नहीं है कि आप उससे डिस्चार्ज हासिल करें। डॉक्यूमेंट्स जो आप लेंगे, एक रिक्वेस्ट लेटर लेंगे कि वो क्यों रिफ़ंड करवाना चाह रहा है, और कस्टमर अपने इंटेंशन देगा। दैन ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट लेंगे, और इन केस अगर कोई वॉक इन कस्टमर ने बनवाया है तो आप उससे फ़ोटोकॉपी लेंगे ओरिजिनल सीन के साथ, एनआईसी की। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ जो बहुत ज़रूरी है, कि अगर कोई वॉक इन कस्टमर है तो उसको आपने कैश में रिफ़ंड नहीं करना, बल्कि उसे इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में जो है वो रिटर्न किया जाता है। यानी कि उसको आप कोई बैंकर्स चेक बना करके देंगे, जिसको फिर वो बाद में अपने अकाउंट में खुलवा करके उसमें जमा करवा सकते हैं, या कहीं और अगर वो अकाउंट अपना मेंटेन कर रहा है तो वो उसको वहाँ पे डिपॉज़िट करवाएगा। कैश में रिफ़ंड नहीं होगा। दैन कम्स डुप्लिकेट इशुएंस के हवाले से, अगर मुझे डुप्लिकेट इशू करवाना है सीडीआर को, तो मैं अगेन सबसे पहले अपने सिस्टम में चेक करूँगा कि वो लॉस्ट तो नहीं मार्क हुआ हुआ, या फिर वो इन कैश तो नहीं हुआ हुआ, पेड तो नहीं मार्क हुआ हुआ। डॉक्यूमेंट्स जो मुझे चाहिए होंगे, कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर होगा, एक इंडेमनिटी बॉन्ड होगा, और वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा, उसका सीएनआईसी होगा यानी कि वॉक इन कस्टमर के लिए, और एक मुझे एफआईआर चाहिए होगी या रोज़नामचा चाहिए होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली खो चुका है। इसकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की इस तरह से होगी कि जो रिक्वेस्ट लेटर होगा उसके ऊपर साइन, अगर तो अकाउंट होल्डर है तो उसके एसएस कार्ड से मैच करूँगा, अगर वॉक इन कस्टमर है तो सीएनआईसी से मैं उसके जो साइन है मैं मैच करूँगा। सिस्टम में जो है मैं उसका सिस्टम में स्टेटस इंस्ट्रूमेंट का वो चेंज कर दूँगा, और मैं अपनी लाइन मैनेजमेंट को, एरिया मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर को मैं बेसिकली भेजूँगा कि आप इसको अप्रूव कर दें। वंस उसकी अप्रूवल रिसीव हो जाती है तो फिर मैं उसको अपने वाउचर में अटैच करके और उसके बिहाफ पे एक नया इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऐड कर दूँगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं रीजनल हेड को भेज रहा हूँ अप्रूवल के लिए, तो मैं इस चीज़ को भी, 2 चीज़ों की बेसिकली अंडरटेकिंग ले रहा हूँ। 2 चीज़ें उनको मेंशन करके भेजूँगा कि इंस्ट्रूमेंट पेड नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, और अंडर लियन मार्क नहीं है ये। देन रिफ़ंड की अगर हम बात करें तो अमाउंट, अगर लेट सपोज़ 10,000 तक की अमाउंट है और हम डुप्लिकेट इंस्ट्रूमेंट सीडीआर को हम रिफ़ंड कर रहे हैं, तो हमें डिस्चार्ज की ज़रूरत नहीं है बेनिफिशरी की। वेयर एज़ अगर 10,000 से ऊपर के इंस्ट्रूमेंट आप डुप्लिकेट जो है वो उसको रिफ़ंड कर रहे हैं, तो सर्टेनली आपको डिस्चार्ज की ज़रूरत है। ठीक है जी। इन केस अगर लेट सपोज़ मैं 7,000 रुपये का सीडीआर रिफ़ंड कर रहा हूँ, तो मुझे जस्ट रिक्वेस्ट लेटर, डुप्लिकेट इंस्ट्रूमेंट, और अगर वॉक इन कस्टमर है तो उसका सीएनआईसी रिक्वायर्ड होगा ओरिजिनली सीन करने के बाद, और मैं उसको प्रोसेस कर दूंगा। वेयर एज़ अगर मेरे पास 10,000 से ऊपर 12,000 रुपये का सीडीआर आता है, तो लॉफुल डिस्चार्ज मुझे रिक्वायर्ड होगा, और मैं इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे डिस्चार्ज भी हो मैं चेक करूँगा, और उसके से जो डॉक्यूमेंट्स मिलूँगा वो रिक्वेस्ट लेटर, डुप्लिकेट इंस्ट्रूमेंट, और जो सीएनआईसी की कॉपी है मैं वो रिसीव करके उसे प्रोसेस करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कोई भी जो मैं रिफ़ंड कर रहा हूँ, या अगर लेट सपोज़ कोई डिस्ट्रॉयड सीडीआर भी होता है, तो मैं उसे एज़ इट इज़ यानी कि सिस्टम में जस्ट डिस्ट्रॉय नहीं मार्क कर दूँगा। पहले जो है मैं डुप्लिकेट सीडीआर जो है वो इशू करूँगा, और फिर उसके बाद उसकी जो अमाउंट है वो रिफ़ंड मार्क करवाऊँगा उसको, या डुप्लिकेट सीडीआर को जो रिफ़ंड मार्क करवाऊँगा,
पहले डुप्लीकेट इशू करने के बाद मैं मार्क करवाऊँगा।